इसके प्रीवियस सेगमेंट में हमने देखा था मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, और इस सेगमेंट में हम देखेंगे द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू कॉल वेक्टर, जो कि है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस। तो अगर हम लास्ट सेक्शन की बात करें तो उसमें हमने ऐसे देखा था कि कोई अगर ऐसा एक प्लेन है जिस पे कोई पॉइंट है, तो P है और कोई फोर्स F है, तो इसका जो मोमेंट है दैट इज़ घुमाने की शक्ति। ओके, कितनी ताकत है इसमें कि वो इसको इस पॉइंट के अबाउट मोड़ पाए। तो दैट इज गिवन बाय वी हैड गिवन कि MP इज इक्वल टू R क्रॉस विथ F, और ये जो R था हमने देखा था कि इट कैन बी टेकन कि कहीं पे भी हो सकता है ये। इस पॉइंट से शुरू होगा और इट शुड एंड, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, उस लाइन पे कहीं पे भी एंड हो सकता है। ओके, तो ऐसे अगर हम R डिफाइन करें तो उस R को इस F के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको वो मोमेंट मिलता है, एंड दैट वाज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर है, एंड उस सीरीज़ में अगर हम नंबरिंग करें तो आई थिंक ये नंबर 5 है ना। तो देखते हैं कि ये क्या है। पहले हम क्या करेंगे, जैसे इस केस में भी हमने किया था कि पहले देखा था कि फिज़िकली ये चीज़ रिप्रेजेंट क्या करता है, और उसके बाद देखेंगे कि ईजियर मेथड क्या है, नॉट ईजियर इन ए वे, स्केलर मेथड आई कैन से, कि डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट बट इजी टू अंडरस्टैंड मेथड। हाँ, जो कि मतलब जैसे हमने इसमें बोला था ना कि एक था कि F का मैग्नीट्यूड टाइम्स द डिस्टेंस, और यहाँ पे अगर मैं वो डिस्टेंस दिखाऊं तो ये ऐसा था। अगर हम ये डिस्टेंस दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट P एंड ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F, इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस हम किसी तरीके से कैलकुलेट कर पाएँ तो F के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये ट्विस्टिंग एफर्ट, द मोमेंट। लेकिन अगर अब क्वेश्चन है कि अगर हम ये कैलकुलेट कर पाएँ तो मुश्किल यही होता है कि टू 3D में ये जो D डिस्टेंस है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, वो कैलकुलेट करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। इसीलिए इस फॉर्मूला को हम यूज़ करने के लिए फाइनली एग्री किए थे। तो उसी सीक्वेंस में हम अब जब क्या करेंगे कि पहले इसको समझेंगे इस टाइप के फॉर्मूला के साथ कि क्या है इस केस में, व्हाट इज़ द F, व्हाट इज़ द D देखेंगे। उसके बाद इस टाइप का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमको हेल्प करे इवैल्यूएट करने में। तो लेट्स सी दैट। तो अब क्या है कि अबाउट एन एक्सिस, तो पहले वो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। लेट द एक्सिस बी लाइक दिस। ओके, अब लेट इट बी से A प्राइम, ठीक है। अब क्या है कि एक फोर्स भी है। लेट्स ड्रॉ दैट फोर्स। या मे बी दैट फोर्स लुक्स समथिंग लाइक दिस, F।
अब ये भी 3D में कहीं पे है और ये भी 3D में कहीं पे है। ओके, ऐसा मत सोचिएगा कि एक प्लेन पे ये सब है, ऐसा नहीं है। 3D पे कहीं कुछ तो कहीं है। अब क्या करना है हमको, इस फोर्स का कितना अमाउंट, अगर मतलब सोचें कि इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स कितना घुमाने की शक्ति रखता है, वही देखना है हमको। उसके लिए क्या करेंगे हम कि एक प्लेन लेंगे जो कि इस एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। ओके, लेट्स टेक दैट थिंग कि मानो ऐसा कुछ है, एक प्लेन, ठीक है। ओके, ऐसा कोई प्लेन है, ऐसा कोई प्लेन है। और अच्छा, तो इसको करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा मिटाता हूँ मैं, तो ये दिखेगा कि ये पीछे की तरफ है, ठीक है। तो और एक जगह पे कि ये जो एक्सिस है ये यहाँ तक इस प्लेन के सामने है और इसके बाद इसके पीछे की तरफ है और यहाँ से फिर से दिख रहा है। ओके, नाउ सो लेट मी कॉल दिस प्लेन ए। यहाँ पे मतलब टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, मानिए कि यहाँ पे एक होल टाइप का है ऑन दैट प्लेन और उसके थ्रू ये एक्सिस पास किया हुआ है। अब ये जो फोर्स है ये इस प्लेन के ऊपर नहीं है, इट इज़ कमिंग आउट। इमेजिन करिए कि ये ऐसे बाहर निकला हुआ है इस प्लेन से। अब देखते हैं कि क्या करें कि हमको पता चले कि इस फॉर्म में कैसे दिखेगा ये मोमेंट। चलिए देखते हैं। इस फोर्स का एक कंपोनेंट लेते हैं जो कि पैरेलल हो इस एक्सिस के साथ। ओके, तो लेट्स टेक दैट कंपोनेंट। maybe that will look something like this. It doesn't look parallel to me. ओके, सपोज ये जो है इसको मैं F वर्टिकल बोलता हूँ। ये पैरेलल टू दिस एक्सिस है और इसका कंपोनेंट है। जैसे ये वेक्टर मिल गया हमको, तो यूजिंग दीज टू वेक्टर्स अभी हम एक प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। दो इंटरसेक्टिंग वेक्टर मिल गए तो उनको लेके हम एक प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। और वो प्लेन को अभी मैं ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने के लिए। लेट्स ट्राई। सोचिए कि वो प्लेन ऐसा है, इधर से कहीं जा रहा है, ऐसा और ऐसा कुछ प्लेन है और ये इस तरफ से ऐसे दिख रहा है वो प्लेन, ठीक है। और ये जो पर्पल कलर प्लेन है जिसको मैं नाम देता हूँ से प्लेन बी, this intersects with this yellow plane along this line. Okay, तो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम कि ये जो फोर्स था, एक तो हमने कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखा था, अब जो दूसरा कंपोनेंट है हम इस प्लेन के ऊपर उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वो कंपोनेंट अभी दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि ये है, तो इसको हम बोलेंगे F हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये दो कंपोनेंट हो गए इस फोर्स के, जो कि एक वर्टिकल है इस डायरेक्शन में और ये है। इसका मतलब है इन दो इन वेक्टर इक्वेशन इफ आई राइट F वर्टिकल प्लस F हॉरिजॉन्टल
इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा ना ऐसे सॉरी इस कलर पे ही करता हूँ। ऐसे ये बाहर गया हुआ है, तो या सो दिस आर लाइक यू नो, ये पर्पल प्लेन है ये। अब अच्छा, ये ड्रॉ होने के बाद हम इसको भी ना थोड़ा अच्छा करने के लिए इसको भी डॉटेड कर देता हूँ मैं, सो दैट क्लियर दिखेगा। Once this plane has been drawn, ये तो दिखेगा नहीं, तो इसको मैं डॉटेड कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा है। तो ये प्लेन इधर से ऐसे निकल रहा है। ठीक है, द पॉइंट इज, ये जो वेक्टर है अभी, ये जब इसके ऊपर से गुजरेगा ना, ए प्राइम जो एक्सिस है, इसके ऊपर से जब निकलेगा, it will have some point at which the distance will be minimum, this distance, shortest distance, okay? कहीं तो एक होगा। जैसे कि अब ये पॉइंट से अगर मैं कोई पॉइंट रैंडमली पिक करता हूँ इस लाइन पे, जो कि इंटरसेक्शन लाइन है ऑफ दिस येलो प्लेन एंड दिस पर्पल प्लेन, तो अब मैं अगर कोई ऐसा पॉइंट पिक करता हूँ, यहाँ से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है देन इसका डिस्टेंस, तो उस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जो कि सबसे नज़दीक वाला पॉइंट है ऑन दिस, मतलब ए प्राइम और ये जो पर्पल लाइन है उसका जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, वो वहाँ पे जितना डिस्टेंस है वही होगा इसका टर्निंग का जो आर्म है, ओके, जिसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं ना, लेवर, तो वो है इसका डिस्टेंस। तो अगर इस टाइप का फॉर्मूला हम इसके लिए लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। दिस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे दिस इज मोमेंट अबाउट द एक्सिस ए प्राइम, और ये उसका मैग्नीट्यूड है विच इज इक्वल टू ये जो एफ एच है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ दैट, उसका जो मैग्नीट्यूड है टाइम्स दिस डिस्टेंस डी। ओके, ये जो डिस्टेंस है, तो ये है पिक्चर जिसमें हमको समझ में आना चाहिए कि द फिजिकल क्वांटिटी, जब भी हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस, वो चीज़ है क्या, मतलब व्हाट इज़ दैट क्वांटिटी, उसको समझने के लिए दिस पिक्चर शुड बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड। इसमें एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ये हमेशा इस एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो क्रॉस करे, इनफैक्ट क्रॉस करेगा तो मोमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा मोस्टली, बट लेकिन ये परपेंडिकुलर इसीलिए होगा क्योंकि ये जो प्लेन हमने येलो वाला लिया था, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ए प्राइम, और क्योंकि ये लाइन इस येलो प्लेन पे भी है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा टू दिस। ठीक है, तो अगर हम मतलब ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब ये जो ए प्राइम ऐसा है अगर, तो ये जो येलो वाला प्लेन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा कहीं है, और वो जो फोर्स है मानिए ऐसा कुछ है, फोर्स F, और ये जो F वर्टिकल है वो कुछ ऐसे दिखेगा, ओके, और ये जो F हॉरिजॉन्टल है वो कुछ ऐसे दिखेगा इस जगह पे, लेकिन इस प्लेन पे कहीं है, और ये जो पर्पल प्लेन है वो कुछ अजीब सा दिखेगा ऊपर से, जो भी है ऐसा कहीं पे है।
सो वैसा सिचुएशन है, और इस जगह पे जो डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम होगा जब उसके ऊपर से वो क्रॉस करेगा, ठीक है। नाउ सो दिस इज अबाउट व्हाट this physical quantity actually means, but it is always very difficult to calculate this, as it was always difficult to calculate this even in the case of moment about a point. About axis also it's very difficult. In fact in this case it is even more difficult, because now you are trying to find out कि दो लाइन है इन स्पेस और उनके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, और एक ऊपर से क्या है कि ये लाइन का जो पोजीशन है दैट इज आल्सो नॉट नोन, क्योंकि उस लाइन का जो पोजीशन आएगा इट विल डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ दिस पर्पल प्लेन, दैट इज प्लेन बी, जो कि आएगा बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एफ। ओके, तो इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट है कैलकुलेट करने में, लेकिन समझने के लिए ये पिक्चर बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ है क्या। वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस वी कैन गेट इनटू द एक्चुअल कैलकुलेशन। हाउ डू वी कैलकुलेट, मीन्स सिमिलर टू दिस फॉर्मूला व्हाट कैन वी डू फॉर दिस केस। इन दिस केस इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, आर सॉरी आर जैसे तो दिख ही नहीं रहा है, R crossed with F dotted with N। अब बहुत सारी चीज़ें आ गई, ये तो थे ही नहीं पिक्चर में, कहीं ये थे ही नहीं। F तो था लेकिन R कहीं नहीं दिख रहा है, N कहीं नहीं दिख रहा है, वो है क्या चीज़। जैसे इसमें R ये था, हमको यहाँ पे डिफाइन करना होगा व्हाट इज़ R, एंड देन वी हैव टू डिफाइन N। लेट्स फर्स्ट से समथिंग अबाउट N, वो इजी है। N is actually a unit vector in the direction of a dash, ठीक है। तो कहीं पे भी कर सकता हूँ, लेट्स से हियर इफ आई वांट टू ड्रॉ से ऐसा कोई है, और दिस इज लाइक यू नो n is the unit vector in this direction। मैं उस डायरेक्शन पे भी ले सकता था, मैं इस डायरेक्शन पे लिया, कुछ रीज़न है, जब मैं आगे डेरिवेशन करूँगा तो समझ में आएगा कि क्यों मैंने इस डायरेक्शन पे लिया हुआ, बट वट एवर। सो अब R क्या है कि R जो है वो होगा कि आप इस एक्सिस पे ए प्राइम एक्सिस पे कहीं पे भी एक पॉइंट पिक करिए जिसको O बोलिए, और उस पॉइंट से इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके ऊपर इस पॉइंट से कहीं पे भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाइए, दिस इज R। सो अगर आपने समझा है कि यहाँ पे पावर ऑफ द मेथड कहाँ से आया था, वहाँ पे पावर ऑफ द मेथड आया था फ्रॉम द फ्रीडम टू पिक दिस पॉइंट, राइट। वी वर फ्री टू पिक दिस पॉइंट एनीवेयर, मतलब हम यहाँ पे भी कर सकते थे, हम यहाँ पे भी कर सकते थे, जो भी हमको कन्वीनियंट पॉइंट है टू कैलकुलेट और टू इवैल्यूएट दिस वेक्टर R, वी वर फ्री टू चूज दैट पॉइंट। बस शर्त इतना था कि वो पॉइंट इन लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए F का, दैट वाज द ओनली रिक्वायरमेंट। उसके बाद कुछ भी नहीं, कहीं पे भी हो सकता। और वेरी सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दो फ्रीडम है, तो मोर पावर। क्या क्या दो फ्रीडम्स है, एक तो हम ये पॉइंट जो है ओरिजिन वो कहीं पे भी चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर कन्वीनियंस, मतलब जहाँ पे इजी होगा। अब इजी जो टर्म है वो किस बेसिस पे होगा कि हमने कहीं पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा होगा, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होता है हर प्रॉब्लम में, वो सब का फैक्ट कंसीडर करके हर प्रॉब्लम में पता चलता है, जब हम प्रॉब्लम में आएंगे वो दिखेगा कि ये पॉइंट इज मोर इजी टू कैलकुलेट देन द अदर पॉइंट। ओके,
वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक है और थोड़े प्रैक्टिस से पता चलता है कि कौन सा पॉइंट को पिक करना है. और बट द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज you have freedom to choose any point on this axis to be the origin. Okay, now जब origin pick कर लिया, अब हमारे पास दूसरा freedom है to choose a point anywhere on the line of action of f. अब उसको भी हमने कहीं पे पिक कर लिया. अब इस वेक्टर को हमने r बोल दिया. But then we can calculate this r cross f. क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए r का f के साथ और देन डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए इस यूनिट वेक्टर के साथ एंड यू विल गेट दिस अमाउंट. ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट है इन दिस वे, इसीलिए हमने ये डिवाइस किया, ट्रिक और टूल कुछ भी बोल लीजिए इसको, ये हमने डिवाइस किया जिससे कि हम इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएँ. एक पॉइंट है कि ये सब देखिए ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ये भी एक वेक्टर था, ये भी एक वेक्टर है, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हो गया तो ये स्केलर हो गया. लेकिन मोमेंट तो हम हमेशा बोलते हैं कि वो वेक्टर होता है, यहाँ पे स्केलर कैसे होगा? पॉइंट इज यहाँ पे जो ये डायरेक्शन है ऑफ द मोमेंट दैट इज़ कम्प्लीटली फिक्स्ड, इसको हम अभी बदल ही नहीं सकते हैं क्योंकि मोमेंट अबाउट एन एक्सिस बोल ही दिया है तो वो डायरेक्शन फिक्स हो गया. यहाँ पे वो फिक्स नहीं था, इसीलिए अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मानो ऐसे आ रहा था कुछ, है ना, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, वो हमारा जो मोमेंट वो ऐसे आ रहा था. This always used to be perpendicular to the plane which contained the point P and the force F. उससे ये परपेंडिकुलर होता था. अब यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है इट इज़ ऑलरेडी नोन टू बी ए प्राइम, तो इसीलिए खाली हमको वो वैल्यू चाहिए स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी है. अगर इसको डायरेक्शन भी देना है तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय द यूनिट वेक्टर, सो दैट विल गिव यू द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट. यहाँ मुझे वो इक्वलिटी नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि तब ये फिर, है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब व्हाटएवर. सो मैं हटा देता हूँ इसको. तो अलग से अगर लिखता हूँ, लिख देता हूँ कहीं पे कि अगर एम ए प्राइम एज ए वेक्टर निकालना है, सो दैट विल बी लाइक आर क्रॉस विथ एफ डॉटेड विथ एन, then whole of this thing it's a scalar, multiply this with n, so that will give you the vector. Anyways, but now we will see why this should work to give us this value. Okay, for that we will require one more picture. That how would I draw? For this I'll draw the plane first on which this works. Let me draw that. Let's say this is our plane, earlier which was perpendicular to the axis, and now I am drawing the axis. Say here it comes, here it pierces, यहाँ से फिर निकल गया, यहाँ से फिर निकल के ऐसे आगे गया. ये ए प्राइम है, ये ए है, ठीक है. अब जो है लेट्स सी, हमने तो पहले डिफाइन कर लिया है आर क्या है, मतलब वो सब. तो लेट्स से यहाँ पे हमने पिक किया है, कहीं पे भी कर सकते थे, रैंडमली चूज़ किया हमने कि यहाँ पे हम इसका ओरिजिन लेंगे. ये बड़ा अजीब दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ. तो ये जो है ये ओके. एनीवेज, तो यहाँ पे हमने ओरिजिन लिया और लेट्स नाउ ड्रॉ द एक्सिस. लेट्स से हम इस डायरेक्शन में हमारा एक्स एक्सिस डिफाइन करते हैं, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
किसी भी एंगल पे हमने वाई एक्सिस डिफाइन किया और इन दोनों को परपेंडिकुलर लेके जेड एक्सिस डिफाइन किया. Okay. Now, and then I'll show even the unit vectors. Okay. So this is I. So this is J and this is K. ठीक है. अब फोर्स कहाँ पे है? मानिए फोर्स यहाँ पे है. Let's say this is the force somewhere here. अब क्या करेंगे, इस फोर्स को हम 3 कंपोनेंट में इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसको दिखाएंगे. बट कंपोनेंट इन व्हाट डायरेक्शन? 1 in x, 1 in y and 1 in z. Okay, let's show them in this way. One is parallel to x, say I'll call this fx. One parallel to y, slightly I think in this angle, this is fy. And one parallel to z which is called say fz. ठीक है. So this is the components of the vector f. Now let's say we will draw the vector r. R actually is from this point to this point, right? This is r. Now let's see what are the components of r, how to get to that. Now let's see, on x axis we will have to come up to say this point. Okay, so like that I'll come in x direction, so that is the x component of r, means I'll say rx. Then I will take a movement on the y axis. So I'll come like that and I'll go upwards to go and reach z. So this side is our ry and this part is your rz. Okay, so that means your r vector is nothing but rxi plus ryj plus rzk. Okay. Now let's calculate the moment of this force about the axis a prime. See how to calculate that. Now a prime का mod जो है, see fx will not contribute anything like rotation, right? It is parallel. तो ये क्या contribute करेगा rotation के लिए? ये तो parallel ही है, कुछ घुमा नहीं सकता. तो अब क्या करेंगे, खाली बचे एफ वाई और एफ जी. तो अब एफ वाई जो है उसका कितना आएगा मोमेंट अबाउट दिस? अगर काउंटर क्लॉकवाइज देखें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आता है. z टाइम्स और आर जेड टाइम्स एफ वाई, राइट? सो आर जेड टाइम्स एफ वाई in negative direction plus fz times ry, so that's positive. So ry times fz. ठीक है. This is the only part which will have any contribution जो कि मोमेंट घुमाने के लिए काम में आएगा. fx तो कोई काम का नहीं है. लेकिन हमने पहले इससे पहले जो सेक्शन देखा था, इसमें देखा था कि अबाउट एनी पॉइंट जो मोमेंट है वो कैसे कैलकुलेट होता है? r क्रॉस f से. तो लेट्स कैलकुलेट लाइक दैट. सो जो ये जो पॉइंट है O, इसके अबाउट इस f का क्या मोमेंट है? से लेट्स m अबाउट O इज नथिंग बट r क्रॉस्ड विथ f. तो r क्रॉस f कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचिए जस्ट हम r क्रॉस f क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं बिटवीन दिस एंड द वेक्टर f विच इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जी के. ओके, नाउ दिस एंड दिस का
क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे ही आएगा, समथिंग टाइम्स आई कैप प्लस समथिंग टाइम्स जे कैप प्लस समथिंग टाइम्स के कैप, राइट। ऐसे ही कुछ आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो टर्म है वो हो जाएगा आर वाई एफ जी माइनस आर जी एफ वाई, राइट। ये हो जाएगा आर जी एफ एक्स माइनस आर एक्स एफ जी, और ये हो जाएगा आर एक्स एफ सॉरी एफ वाई माइनस आर वाई एफ एक्स, है ना। अब देखिए ये जो टर्म, सो अभी पहले ये क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ। ये क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट एन एक्सिस, जो कि हमने कंपोनेंट बाय कंपोनेंट लेके इवैल्यूएट किया है। अब अगर मैं इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ विथ आई तो क्या आ जाएगा, इस पूरे चीज़ को अभी मैं क्या करूँगा कि अगर डॉटेड विथ आई तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जे और के 90 डिग्री हैं आई से। अब ये जो है ये बच गया, ये टर्म, एंड सी दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस। दैट मीन्स हमने आर क्रॉस एफ, दैट इज द फोर्स, द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट निकाल के, अगर इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन कौन सा था, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, उस डायरेक्शन के में जो वेक्टर था उसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो वी आर गेटिंग दिस। नाउ टू डिराइव दिस इन ए सिंपलर वे वी हैड टेकन, जो इसको आई जे के इस डायरेक्शन में आई डिफाइन किया था, लेकिन अभी हम इस आई को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस आई को विथ एन विच विल रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो हो जाएगा अभी हमारा m अबाउट a प्राइम इज इक्वल टू r क्रॉस्ड विथ f डॉटेड विथ n। यही तो हमने लिखा था, सॉरी यहाँ पे हमने यही तो लिखा था, r क्रॉस f डॉटेड विथ n, और r कैसे निकालना है, f कैसे निकालना है, n कैसे निकालना है। अब याद है मैंने n इसीलिए इसी डायरेक्शन पे लिया था, सो दैट ऑल पॉजिटिव थिंग्स विल कम इन प्रॉपर सेंस। बट एक बार वो निकालने के बाद अगर आपने दूसरे डायरेक्शन में n लिया हुआ है तो आंसर विल जस्ट बी नेगेटिव, एंड आपको पता है कि उस डायरेक्शन में नेगेटिव का मतलब क्या है। सो दैट इज all about the moment of a force about an axis। तो ये सेगमेंट हम यहाँ पे रखते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे another very important vector, that is the couple moment।